हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये बेसिकली हमें अप्रोच समझना है कि इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को डील कैसे करना है फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स और मेंस दोनों। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव और मैं आपका हूँ फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। आई हैव सम 7+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। एक रिनोन एडटेक कंपनी में मैं डायरेक्टर की तरह सर्व कर चुका हूँ और वहाँ पे पेडागोजी, बैच प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मैंने मैनेज करी है। तो आई लेड द होल यूपीएससी सीएसई कैटेगरी। उसके साथ साथ आई हैव एक्सपीरियंस इन मर्चेंट नेवी, प्लस मैं पोस्टल अकाउंट से भी कुछ टाइम काम कर चुका हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाया हुआ है। ओके, सो बात शुरू करते हैं। तो पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। ये वीडियो ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। राइट, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री की, कि इनको कैसे अप्रोच करना है। ये एक अलग ब्लॉक है और ये हम अलग ट्रीट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो है, पहले तो हिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है ना, पहले ये बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की, ट्रेंड की, और मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। फिर मेंस के सिलेबस, ट्रेंड की, और बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। राइट, फिर हम बात करेंगे जो है मॉडर्न इंडिया को या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस को या वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे एस करना है, ओवरऑल अप्रोच की बात करेंगे। फिर मैं आपको बात करूंगा जो है मॉडर्न इंडिया मेरा क्या डिटेल्ड अप्रोच है, बुक लिस्ट और सोर्सेज आपको क्या रेफर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आपके साथ। तो पहली बात तो हिस्ट्री आपको पढ़नी क्यों है। तो फर्स्ट थिंग इज कि जैसे स्पेशली मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया बिल्कुल अभी रीसेंट है। वो कनेक्ट करता है कि भाई जैसे बहुत सारी चीज़ें आप समझिए, आज की जो आपको पॉलिटी दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपको पॉलिटी दिख रही है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट, क्या वो मॉडर्न इंडिया से निकल कर आ रहा है? इनफैक्ट एक आपके सिलेबस में टॉपिक भी है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, दैट शोज कि हमारा जो संविधान आज बना हुआ है उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेशली जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, और वो आगे जाते जाते जो है हम स्पेशली 1935 के एक्ट तक पहुंचे। राइट, 1935 का एक्ट कहते हैं कि 60% ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम 1935 का एक्ट। तो इन सारे एक्ट्स को डिटेल में समझना है, आपकी पॉलिटी में हेल्प करेगा, प्लस प्लस सोसाइटी में, कि ये जो सोसाइटी है अभी रीसेंट कॉलोनियल, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, जो आज भी हम काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं, राइट, वो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया था। हमारा लॉ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, राइट, हमारे बहुत सारे सोशल लॉस, फैमिली लॉस, आज भी वही सब चले आ रहे हैं। उनका ओवरऑल जुडिशरी उन्हीं का बनाया हुआ है। राइट, तो वो सिस्टम्स काफ़ी हद तक हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जो इकोनॉमी क्रिएट करी है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे, बॉम्बे वॉज अ प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग देयर टाइम। तो आज भी मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है, बड़ा शहर है, राइट, है ना, जो है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, राइट, ये सब तो इन्होंने ही प्रेसिडेंसीज बनाई थी और फिर वो इतने उजागर हो गए और उनकी रेलेवेंस आज भी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा अपने लोगों के बारे में, जो आप टारगेट कर रहे हैं, कि जिन लोगों की सेवा आपको करनी है, राइट, उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, वो कैसे यहाँ तक आए हैं, उनका ओवरऑल माइंडसेट क्या है, अप्रोच क्या है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी, वो सारी बातें आपको हिस्ट्री के द्वारा समझ में आएगी। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट भी करेंगे, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एवरीथिंग। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न इंडिया का वेटेज प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही अच्छा है। राइट, आपको मेंस से भी अच्छे खासे स्कोर दिलवाएगा और प्रीलिम्स में भी ये अच्छा खासा आपको जो है स्कोर करवाएगा। प्लस एसे राइटिंग, जैसे अभी रिसेंटली एक सवाल जो है आया था कि जो हिस्ट्री है वो जो है जो स्टोरी है वो बेसिकली रोमांटिक लीडर्स की नहीं है, बल्कि साइंटिफिक लीडर्स की है। राइट, कुछ इस तरह का जो है एस्से में सवाल पूछा गया था। नाउ यू कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूलिथिक एग्रीकल्चर से, कि हाँ टेक्नोलॉजी जब आती है तो क्या गेम चेंज करती है। राइट, डेफिनेटली सम क्रेडिट और डेफिनेटली कुछ पार्ट हम बात कर सकते हैं, रोमांटिक लीडर्स की साइड भी हम थोड़ी सी बातें कर सकते हैं, बट स्टिल जो गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज रही हैं जो हमने हिस्ट्री में मार्क करी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी हिस्ट्री में। राइट, सो यू विल रियलाइज
यू रियलाइज कि आपको स्कोर एसए में भी करवा रहा है, इनफैक्ट एथिक्स में भी आपकी फिलॉसफी वगैरह में काफ़ी हेल्प करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से टेकअप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, गांधीयन थॉट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप उठा सकते हैं और आपको एथिक्स पेपर में भी हेल्प मिलती है। तो एसए, एथिक्स, बाकी आपका जीएस पेपर 1, राइट, प्रीलिम्स, इन सब में आपको अच्छा खासा स्कोर में हेल्प करेगा, स्पेशली मॉडर्न इंडिया, राइट। तो ये वेटेज तो है भाई, इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंट है, तो डेफिनेटली जो है हमें पढ़ना है, ये तो हम टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। दूसरी आइए बात करते हैं फिर जो है मुद्दे की बात करते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, पीवाईक्यूज कुछ देखते हैं। तो सिलेबस में सिंपली इतना लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि इंडिकेट करता है एंशियंट, मिडिवल और कल्चर की तरफ, राइट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, राइट, है ना, एम्फसाइज किया गया है कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट ये तो आप अलग पढ़िए, मॉडर्न इंडिया अलग पढ़िए, और जो मैंने एएमसी वाला वीडियो बनाया है एंशियंट मिडिवल कल्चर, वो यहाँ पे है। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट इतना ही लिख के छोड़ दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है? तो भाई इसमें हमें डेफिनेटली पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे। तो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम देखेंगे पीवाईक्यूज, बट फॉर द टाइम बीइंग हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो हिस्ट्री और कल्चर का कंट्रीब्यूशन हर साल प्रीलिम्स के पेपर में है, अभी 2020 और 21 में अगर आप देखिए तो 20-20 नंबर और 20-20 सवाल क्वेश्चंस हैं ये, राइट, और 16 क्वेश्चन अभी आए थे आपके 2022 में। और अगर मॉडर्न इंडिया का कंट्रीब्यूशन आप देखिए तो इट हैज गॉन एज हाई एज 12, राइट, 12 सवाल तक पूछे गए हैं, हालांकि 2022 में ये नंबर घट के 4 हो गया। नाउ अगेन हम ऐसा कोई ट्रेंड नहीं ढूंढ रहे, कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचो कि अब तो 4 ही आ रहा है, क्या ही पढ़ना है, वो तुम्हें वापस दे देगा अगले साल, या हो सकता है 4 ही दे दे, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ 7-8 सवाल तो 6, 7, 8 अभी गिरा है, हो सकता है उठे, है ना, पॉसिबल है। तो प्रीलिम्स में क्यों ही जो है हमें खेल खेलना है, बट फिलहाल लास्ट ईयर 4 सवाल और उसके पहले 8 सवाल, 7 सवाल, तो चलो ठीक है, बेयर मिनिमम मान लेते हैं या रफली मान लेते हैं कि 8 सवाल पूछेगा, 7 सवाल पूछेगा, 14 नंबर यहाँ से आ सकते हैं। मेन से भी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट मॉडर्न इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सवाल देखते हैं थोड़े, 2022 का ही सवाल उठाया मैंने। तो 2022 में क्रिप्स मिशन में सवाल पूछा है। क्रिप्स मिशन ने पूछा है कि ये बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स जो हैं वो कैसे आएंगे, उस पर सवाल पूछा है कि भाई नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड है, कैसे। देन एक दूसरा सवाल प्रोविंस पे पूछा हुआ है कि हाँ आप कैसे काउंट करेंगे, कि हाँ जो है वो सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, समथिंग। तो इट इज अबाउट दी कंडीशंस ऑफ क्रिप्स मिशन, की क्रिप्स मिशन क्या कहता है। तो ये थोड़ा एसेंस का सवाल है, राइट, कि आपका जानना चाहता है कि समझे थे टॉपिक की नहीं समझे थे, राइट, कि अगर कोई इसको नहीं मानना चाहता इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसके साथ क्या होगा, ये सेकेंड आर्गुमेंट था। देन सिमिलरली एक इन्होंने 2021 में सवाल पूछा था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, कि भाई ये इसके राइटर कौन है। तो थोड़ा फैक्चुअल सवाल भी है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेंस। अगले साल, और ये सवाल काफ़ी लोगों को चौंका गया था, एक ये सवाल इन्होंने पूछा है वेलीजली, अगेन 2020 का सवाल है कि वेलीजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज जो बनाया था क्यों बनाया था। नाउ दिस इज एसेंस क्वेश्चन, ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट ये है कि वेलीजली ने बनाया था, राइट। ये पूछे कि हाँ किसने बनवाया था, तुम कहो वेलीजली, हाँ तो ठीक है चलो। लेकिन ये जो सवाल है ये एसेंस का सवाल है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम योर evolution of civil services। तो पहले एक पैटर्नेज सिस्टम हुआ करता था, पैटर्नेज सिस्टम में क्या होता था कि जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली नॉमिनेट कर सकते थे अपने किसी पर्सन को कि जो कि सिविल सर्वेंट बनेगा। अभी बहुत ही ख़राब सिस्टम है, बहुत ही वाहियात सिस्टम है, तो डेफिनेटली इसे मेरिट बेस नहीं है। तो जो लोग हायर हो रहे थे, जो लोग आ रहे थे एज अ सिविल सर्वेंट, उसमें क्वालिटी मिसिंग थी, एंड देन वेलीजली थॉट कि भाई मुझे इनको ट्रेन करना पड़ेगा, और तब उसने ये कॉलेज खोला था फोर्ट विलियम। अब ये बात मैं पढ़ाता हूँ जब हम पढ़ते हैं जो है एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, वहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं हम। द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो सवाल आ रहे हैं उसमें एसेंस भी है और फैक्ट्स भी हैं। तो इसमें हमें प्रीलिम्स की कोई स्पेशल डेडिकेटेड कि नहीं हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं, हमें जो तैयारी करनी होगी वो मेंस की ही करनी होगी।
जिसमें ऑफ कोर्स आप दोनों चीज़ें देखेंगे और प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। प्लस क्योंकि ये हिस्ट्री है तो ये कहानी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, राइट। तो ये आराम से आप समझो कि हाँ अगर हिस्ट्री से लेट से मॉडर्न इंडिया से लेट से 8-9 सवाल आने हैं, 10 सवाल आने हैं, या फिर लेट से ये पूरा हिस्ट्री से लेट से 20 सवाल आने हैं, 18 सवाल आने हैं, ये बहुत ही ईजिली मैनेजेबल है। क्योंकि आपको पता है कि यही 2-3 किताबें हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में एक सोर्स है, यही फॉलो कर लेंगे, काम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सवाल हुआ जो आपसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा, तो फिर वो हो सकता है बहुत टफ कोई सवाल है, वो हम चेज़ भी नहीं करेंगे। बट फिर भी हमारी कोशिश ये होगी कि हाँ ये मेंस की तैयारी के साथ साथ हम 100% पूरा प्रीलिम्स की भी तैयारी कर लें, और ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमको देगा कट ऑफ में, राइट। मतलब 18 सवाल समझो ना, 18 सवाल 36 नंबर हो जाता है, 36 मार्क्स। तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 87.5, समझ रहे हो है ना, रफली कितना हो गया, 40% के आसपास कुछ हो गया होगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका कट ऑफ पार कराने के लिए। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीलिम्स में कितनी इंपॉर्टेंस है। बट अब थोड़ा मेंस की और बात कर लेते हैं, राइट। तो पहले आइए सिलेबस देखते हैं, फिर ट्रेंड देखेंगे और फिर PYQ देखेंगे। तो प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस देखें तो मेंस में इन्होंने लिखा है GS1 के पेपर में, UPSC लिखता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 1750 से लगभग, अंटिल दी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स। तो इवेंट पे सारी फोकस करेंगे, सारी पर्सनालिटीज पे फोकस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, राइट। सारे इश्यूज पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो भाई डेफिनेटली सवाल बनता है कि भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे सवाल पूछा जाए, गांधी जी पे सवाल पूछा जाए, जो है ब्रह्मो समाज पे राजा राम मोहन रॉय जी पे सवाल पूछा जाए, डेरोजियन पे सवाल पूछा जाए। तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और सारे के सारे इश्यूज, चाहे वो मिलिट्री रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, सारे के सारे इश्यूज को सेग्रीगेट करके हम पढ़ लेंगे, पूरी कहानी समझ लेंगे, आसानी से टैकल हो जाएगा, राइट। फ्रीडम स्ट्रगल देखिए, सिमिलर बात करेंगे। वेरियस स्टेजेस जैसे कि हम कैसे बांटते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, स्टेजेस हम बांटते हैं कि भाई ये मॉडरेट एरा है, ये एक्सट्रीमिस्ट एरा है, ये गांधीयन फेज है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, राइट। तो वेरियस स्टेजेस में बात करेंगे हम, तो ये हमें स्टेज वाइज हमको क्लैरिटी आ जाएगी। कोई कुछ भी पूछे हम बता ले जाएंगे। अगेन सेम बात, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि भाई कौन कहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो मॉडरेट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो जो है गांधी जी से रिलेटेड हो, चाहे वुमेन रिलेटेड हो, चाहे लेट्स से लेबर रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, राइट, पीजेंट्स रिलेटेड हो, चाहे ट्राइबल्स रिलेटेड हो, हर किसी के कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखेंगे, पूरे सब्जेक्ट को देखेंगे इन दीज पार्ट्स, वी विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द होल स्टोरी, और फिर कुछ भी पूछा जाए तो हम आसानी से हैंडल कर सकेंगे। सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इज अबाउट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो मेजर फोकस देखो क्या लिखा है, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्या इसमें कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है? पोस्ट इंडिपेंडेंस गांधी जी, मतलब जो है 1948 के बाद या 47 के बाद आज तक जोड़ लो, सब कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो ये देखो एम्बिट तो बहुत बड़ा है, राइट, है ना। इसको ट्रैक करने के लिए फिर PYQ देखना पड़ेगा। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सारी बातें लिखी हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो नाउ मेंस में अगर आप ट्रेंड देखो तो 2014 में इट वाज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 100 मार्क्स, राइट। तो ये जो आपकी हिस्ट्री है 100 नंबर इन योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। GS1 में 100 नंबर यहीं से आ रहा है। और रीसेंट अगर उसमें आप देखिए 2018, 19, 20, 21, 22 में अगर देखिए तो एवरेज 75 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है इन मेंस। 75 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं इसी टॉपिक से। तो सोचो प्रीलिम्स से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये वर्थ है, राइट, ये सब्जेक्ट वर्थ है कि आप इसमें जान लगाएं। आपको बाकी सब्जेक्ट समझने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, प्लस स्कोर जो देगा सो देगा ही देगा। थोड़ी कहानी और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा मैं आपको इंडिविजुअल स्कोर भी दिखा दूं। तो इंडिविजुअल स्कोर में आप देखिए तो कल्चर का कंट्रीब्यूशन 50 नंबर तक जा सकता है, लास्ट ईयर 40 नंबर तक था, विच इज ह्यूज, 40 मार्क्स। सिमिलरली फ्रीडम स्ट्रगल का कंट्रीब्यूशन भी इस साल तो कम था 2022 में, बट लास्ट ईयर 40 नंबर का था, 25-50 नंबर तक भी जा सकता है। तो फ्रीडम स्ट्रगल इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री अगर ऑब्जर्व आप करो तो वर्ल्ड हिस्ट्री 15-15, 0, 10, 0, वर्ल्ड हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम होता हुआ दिख रहा है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप कर देंगे, थोड़ा सा स्मार्टली कि हाँ उतनी जान नहीं लगाएंगे, जितनी भी इवेंट्स की बात हो रही है, जिस तरह की बातें PYQs में आई हैं, उतनी चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे। सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस बीच में गायब ही हो गया था, पूछा ही नहीं जा रहा था, राइट है ना, तो यानी कि ये भी उतना डिमांडिंग टॉपिक नहीं है। लास्ट के 2 ईयर में 15-15 यानी एक एक सवाल आपको देखने को मिल रहा है। अब वो सवाल देख लेते हैं किस तरीके का है, पीछे का देख लेते हैं क्या पूछा था, अकॉर्डिंगली विल मूव अहेड। तो जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ देंगे कोई टॉपिक, पढ़ेंगे, बट कितनी शिद्दत से पढ़ेंगे, कितनी बार रिवाइज करेंगे, उसमें जान लगानी है कि नहीं जान लगानी है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट है ना। डेफिनेटली मॉडर्न इंडिया और AMC यानी एंशिएंट मिडिवल कल्चर, ये ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्कुल हम पढ़ेंगे, बट लिमिटेड जो है टाइम हम एलोकेट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में और मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस में। आइए तो देखते हैं जो है मॉडर्न इंडिया देखते हैं। तो मॉडर्न इंडिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे बात थी इवेंट्स की, राइट। उसमें लिखा है कि 18th सेंचुरी के मिड से यानी कि 1750 के बाद की कहानी है देखनी है, पर्सनालिटीज इशू की बात करनी है, ऑलरेडी डिटेल में बात करी हमने। फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल, और इसमें लिखा हुआ है कि स्टेजेस की बात करिए, कंट्रीब्यूशन की बात करिए, और जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या हो रहा है। थोड़ा सवाल देखते हैं। 2022 में सवाल पूछा गया कि आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके ठीक एक महीने पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक डिटेल्ड टॉपिक पढ़ाया था मिलिट्री, कि मिलिट्री बनती ही कैसे है, राइट कि जब वो इनिशियल आए थे तो कुछ क्वीन फोर्सेस लेकर आए थे, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं हमें तो अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, एंड दे स्टार्टेड हायरिंग, राइट। इनफैक्ट मैंने उसमें ये भी पढ़ाया था कि हाँ वो मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए 1880s में, तो ये डिटेल में पढ़ाया हुआ टॉपिक था। दूसरा सवाल अगर आप देखिए तो वाई वॉज देयर अ सडन स्पर्ट इन फैमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया। अब इसे मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे, एक था फैमिन पॉलिसी, राइट, और दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी। जितना सफिशिएंट था इस पूरे आंसर को भर भर के लिखने के लिए। तो इकोनॉमिक पॉलिसी की भाई उनकी पॉलिसीज किस तरह की हैं जो कि हमें मजबूर कर रही हैं, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रही हैं, और उनकी फैमिन पॉलिसी इसको हैंडल करने के लिए उनका क्या अप्रोच था। मैंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रोच ही पढ़ाया हुआ है, और जो है ये क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स जब आएंगे, जब ब्रिटेन आएगा, राइट, क्वीन रूल में, तो भी मैंने अप्रोच पढ़ाया हुआ है। तो दोनों ही टॉपिक अपने पढ़ाए हुए थे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही तरीके से सिलेबस टारगेट करें, नॉट ओनली दीज 2 years, और आगे चलो 2021 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें इन्होंने कहा देखिए यंग बंगाल यानी डेरोजियंस की बात हो रही है, और ब्रह्मो समाज, दोनों टॉपिक हमने हमने डिटेल में पढ़े थे इसके पहले, है ना। तो ये भी टॉपिक अपने पढ़े हुए में से था, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है अगर आप सही टारगेट करोगे। अगेन अगर बाकी भी देख लो, कोई भी देख लो आप, 2021 में रोल ऑफ द मॉडरेट्स, ये सवाल तो क्लास में कराया हुआ सवाल था मेरा। देन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी, उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड ऑल, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। इनफैक्ट 2020 में मैंने लॉर्ड कर्जन भी डिटेल में पढ़ाया हुआ था। द पॉइंट इज कि पिछले 3-4 सालों से 100% सवाल मेरे पढ़ाए हुए आते हैं, है ना। डिटेल में वही टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ होता है, वो सवाल आते हैं। अब ये कोई बहुत जो है यू कैन से मिराकल नहीं है। द पॉइंट इज अगर आप एग्जॉस्टिवली कवर कर लें जो टॉपिक्स बन सकते हैं, उन टॉपिक्स को ध्यान दे दें, पढ़ लें, राइट, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है मेंस को एस करना। ऐसा कोई भी ऐसा इसमें टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, राइट, और आगे भी चलोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं है। 1920s के स्ट्रैंड्स, तो स्ट्रैंड्स बांट के मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कि हाँ वो कैसे कैसे अलग हैं, कैसे सोचना भी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ये सारी बातें मैं कवर करूंगा। तो फिलहाल तो एवरीथिंग ये जो आया है, जो अगले साल भी आएगा, उम्मीद करते हैं कि सब अपना पढ़ा हुआ ही आने वाला है। माई पॉइंट इज कि तुम खुद भी इसको टारगेट कर सकते हो, खाली अपनी सोच को लिमिटेड मत रखो, अलग अलग स्टैंड्स को ऑब्जर्व करो, राइट, कि हाँ किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, लीडर्स कौन से हैं, इवेंट्स कौन से हैं, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, राइट, किस तरीके से चीज़ें उभर रही हैं। तो ये जो डॉट्स कनेक्ट अगर हम करने लग जाएंगे, जो लॉजिकल फ्लो है हिस्ट्री का, अगर उसे समझेंगे तो आसानी से कुछ भी आएगा। और मैं जो कोर्स आप पढ़ोगे या मेरा PDF अगर आप पढ़ोगे, है ना, या जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं संकल्प बैच में, राइट, वो आप पढ़ेंगे तो पिछले 30 सालों में जो भी सवाल आया होगा मेंस में, आप सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको लगेगा कि आपके बाहर का है। अब 1857 की अपराइजिंग, राइट,
ये कल्मिनेशन है रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस की। ये इसी तरह ही पढ़ाते हैं हम, इसी तरह ही पढ़ते हैं कि हाँ ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे जब प्री शॉक्स हैं और फिर वो जाके एक बड़ा शॉक आया है, राइट। देन अगेन आपका कनेक्शन बिटवीन सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल आइडेंटिटी, कि हाँ सोशल अवेकनिंग, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंटरकनेक्शन, राइट। देन ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिशर्स की वजह से लेट हो रहा है, ये मेरा टॉपिक ही है 1945 से 1947 और इनफैक्ट उसके पहले भी, राइट। इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर का पूरा प्रोसेस आपको मैं समझाऊंगा, राइट। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अपना एक पूरा एक सेगमेंट है। ओके, देन फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। फ्रैगमेंटेड पॉलिटी की बात मैंने अभी एक और वीडियो में करी है, वो भी डेमो में है ऑलरेडी, ये डिस्कस्ड पॉइंट है, राइट। फ्रैगमेंटेड पॉलिटी कैसा है, क्या है, ये भी समझेंगे। महात्मा गांधी जी की थॉट्स एंड फिलॉसफी। अब मैं बहुत पीछे जाऊंगा तो जो है कहने का कोई मतलब नहीं है, बट क्या पूछता है यूपीएससी, यू रियलाइज। तो महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी, मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन अभी रिसेंटली पूछा था, पहले भी आया था। मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन, वही सवाल, सिमिलर सवाल घुमा के पूछा है। देन इकोनॉमिक पॉलिसी कि इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल आर्टिजन इंडस्ट्री क्यों क्रिपल हो गई, वुमेन का कंट्रीब्यूशन। देन हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो 20s यानी 1920s के बाद क्या एडिशन हुआ है, तो ऑफकोर्स एक तो गांधी जी जो है आ गए हैं, बट गांधी जी के साथ साथ सोशलिज्म का जो एडिशन है वो मेजर थ्रेड है इस आंसर का। तो हम सोशलिज्म भी डिटेल में समझेंगे कि, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ जो सोशलिस्ट हैं, जो है कम्युनिज्म जो आ रहा है, राइट, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द फिलोसफी ऑफ द लीडर्स, ऑन द सेगमेंटेशन ऑफ द होल क्राउड, राइट। ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। उससे किस तरह से आपका जो एग्रेरियन डिस्कॉन्टेंट है या जो पीजेंट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारा डिस्कशन डिबेट हम करेंगे। साथ ही साथ अपराइजिंग ऑफ 1857, देखिए फिर सवाल 1857 पे कि हाँ एक वाटरशेड है पॉलिसीज में, कि इसके पहले पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी की हैं और फिर बहुत सारे चेंजेस और जो है एंट्री होती है ब्रिटेन की। देखिए अगेन रोल ऑफ वुमेन पे सवाल पूछा जा रहा है। अगेन सुभाष चंद्र बोस, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था 2016 का सवाल। देखिए महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी और थॉट प्रोसेस को कंपेयर किया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के साथ। 2015 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी जी ना होते तो क्या होता, राइट। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और मैं ये हमेशा कहता हूँ हर साल आप प्रीलिम्स में एक्ट से सवाल देखेंगे, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कभी 19, कभी 1909, बहुत सारे सवाल आते हैं और ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, राइट। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एक्ट से जो लास्ट ईयर भी आया था, वो भी जो है लास्ट ईयर जो भी 4 सवाल आए थे प्रीलिम्स में वो सारे मेरे पढ़ाए हुए आए थे, राइट। तो कोशिश देखो यही रहेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हाँ सारे पढ़ाए हुए हमेशा ही आते हैं या आएंगे आगे। कोशिश यही रहेगी कि हाँ जो है जो भी सवाल आए वो अपनी क्लासेस से आए, अपने डिस्कशन से आए, है ना। डिस्कशन ही तुम्हें लॉजिक ही अगर याद रह गया तो तुम टिक मार ले जाओगे। खैर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, राइट, और ये फिर पढ़ाऊंगा मैं, तो खैर ये आपको हेल्प करेगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इज नॉट अबाउट पानीपत बट अबाउट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अबाउट ज्योग्राफी। अब ये सवाल ही काफ़ी लोग समझ नहीं पाए। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज, देन नेवल म्यूटनी। तो तुम देखोगे कि हाँ जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी का सेगमेंटेशन पीवाईक्यू में दिखेगा, अगर हम अपना फोकस सही रखें, राइट, और जो है उन सेगमेंट्स को हम पढ़ लें तो आराम से मेंस कैप्चर किया जा सकता है और प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसा कोई बहुत टेंशन की बात मॉडर्न इंडिया नहीं है, राइट। मैं सोर्सेज की बात भी करूँगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हमने देखा कि हाँ जो है सवाल कम आ रहे हैं। कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, तो वापस एक बार तुम्हें लेके चलूँ मैं कहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस 0 तो लास्ट 2 साल में पोस्ट इंडिपेंडेंस के सवाल, एक मिनट ज़्यादा आगे आ गए, हाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो 2022 और 2021 में दोनों सवाल ध्यान से देखो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो 2022 में सवाल आया है दिस इज फ्रॉम रीऑर्गेनाइजेशन। 2021 का सवाल आप देखेंगे तो इट इज़ अबाउट इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसिपली स्टेट्स, यानी कि ये भी रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है, इंटीग्रेशन के बारे में, सिमिलर नोट पे दोनों सवाल है। तो अगर हम ये वाला पार्ट पढ़ लें तो ये तो दोनों ही सवाल इन्होंने पास से पूछ लिया है। अब इसके बहुत पीछे 2013 को टारगेट करना बहुत समझदारी तो नहीं होगा, क्योंकि अब ऑफकोर्स जो है थॉट प्रोसेस चेंज हो गया होगा, फिलॉसफी चेंज हो गई होगी, 5 सालों में हमें यही देखने को मिल रहा है। बट क्या हम स्किप करेंगे? नहीं, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं डेफिनेटली विल गिव लेट्स से 3 रीडिंग्स टू इट,
जैसे भूदान और ग्राम जो है ग्रामदान मूवमेंट पूछा गया था, जय जवान जय किसान पूछा गया था, राइट। तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे, ताशकंद एग्रीमेंट एंड ऑल, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स देखे जाएंगे, पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट टाइम एलोकेशन हमारा कम होना चाहिए। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में वो कह रहे हैं कि हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको आना चाहिए, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉवल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, एंड देन पॉलिटिकल फिलॉसफीज जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जितना लिखा है उतना तो पढ़ना ही है, राइट। बट वी विल ऑल्सो लुक इनटू कि भाई क्या सवाल आए हैं। तो 2021 में वर्ल्ड वॉर पूछा था, 2019 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक इंडेंचर्ड लेबर का सवाल आया था 2018 में। अगेन थोड़ा सा वाइड है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसीलिए हम रीडिंग, वही मेरा फंडा वही है कि हाँ जो है एलोकेशन कंपैरेटिवली कम होगा, ज़्यादा एलोकेशन एएमसी को जाएगा, ज़्यादा एलोकेशन मॉडर्न इंडिया को जाएगा, ठीक है। बट हाँ ये भी टारगेट करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, सो जो है हमने बात कर ली है आपके प्रीलिम्स और मेंस की, क्यों पढ़ना है। चौथा टॉपिक उठाते हैं, हाउ टू एस मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, या हिस्ट्री इन जनरल कैसे करना है। तो देखो मेरा मानना है कि हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट डेट्स, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि डेट वेट रटनी होती, कोई डेट नहीं रटनी होती। हुआ क्या है ना कि हिस्ट्री जनरली जो पीछे लिखवाई गई है वो राजाओं ने लिखवाई है, इंस्क्रिप्शन में लिखा कि हाँ मैंने उसको हराया, राइट, है ना। उसको जो है डिफीट का बैटल इंपॉर्टेंट है कि हाँ उस साल जो हराया था। तो वो बैटल ना हमारी स्पेशली रॉयल हिस्ट्री या जो जो राजाओं की हिस्ट्री है उसमें बैटल और उनकी डेट इंपॉर्टेंट लगने लगी। बट ओवरऑल अगर आप मूवमेंट अगर आप समझिए, राइट, तो देन इट इज ओवरऑल नॉट लाइक कि किंग की बैटल क्या हुई है, ओवरऑल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, चीज़ें सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है, आपका रिलीजन कैसे इवॉल्व हो रहा है, इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो वहां पे वो बैटल का गेम नहीं है, फ्रेम्स का गेम है। तो ये जो भी हम पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट टाइम फ्रेम्स। तो अगर आप टाइम फ्रेम टारगेट करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं मौर्यन एम्पायर लिखूं, मौर्यन एम्पायर, या फिर अगर हम लेट से जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, तो लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। तो अगर हम टाइम फ्रेम बनाएं कि हाँ 1707 से 1857, ये एक कहानी है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी लीड करती, राइट। इसमें भी और छोटे टाइम फ्रेम्स ब्रेक करे जा सकते हैं कि हाँ 1757 जहाँ पे प्लासी हुआ और उसके बाद एक नया टाइम फ्रेम चालू हुआ, 73 जहाँ से यू कैन से हमारे लॉज आना, एक्ट्स आना चालू हुए। तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट्स होंगे ये नया टाइम फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो दैट पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ कि हाँ वो पॉइंट हमें रटना है, नहीं, दैट पॉइंट क्रिएट्स अ न्यू टाइम फ्रेम एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि एक अच्छा तरीका होगा, हालांकि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि हाँ जो है आप मे बी गवर्नर जनरल्स के टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल्स के टाइम फ्रेम जो है क्या होता है कि गवर्नर जनरल के टाइम फ्रेम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी साइड। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो बिफोर 1857 गवर्नर जनरल का टाइम फ्रेम काफ़ी हेल्पफुल है, बट आफ्टर 1857 हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम 1885 यानी इंडियन जो स्ट्रगल है 1885 टू 1919 कि पहले जो है 1885 टू 1905 लिखें कि पहले मॉडरेट्स हैं, राइट, फिर एक्सट्रीमिस्ट हैं, फिर गांधीयन एरा है। तो ये वाले टाइम फ्रेम्स हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे कि यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है, वहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है, वहाँ पे कौन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसकी एंट्री कहाँ हो रही है। तो ये हमको ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। तो ये बाय द एंड विल कंप्लीट द होल कोर्स, राइट, या बाय द एंड जब आप कंप्लीट करें यू शुड बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल टाइम लाइन। इस पूरी टाइम लाइन पे कहाँ पे किस टाइम फ्रेम में क्या चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसी वाइज। फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट्स का थॉट प्रोसेस, मॉडरेट्स की फिलॉसफी, मॉडरेट्स का मेथड विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट का थॉट प्रोसेस, फिलॉसफी एंड मेथड्स, एंड गांधी जी का थॉट प्रोसेस, फिलॉसफी एंड मेथड्स। अब ये कैसे डिफरेंट है, क्या बेटर है, कैसे क्या जो है कंपैरिजन है, वो हम करेंगे। वो चीज हमको टोटल हेल्प करेगा समझने में। देन अगेन गांधीयन साइड पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन का कंपैरिजन भी कि यहाँ पे इनके साथ कौन कौन था, यहाँ पे इनके साथ कौन कौन था, गांधी जी के साथ कौन कौन है, गांधी जी के साथ जो जो जुड़ रहे हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है। इस तरीके से जब हम सोचेंगे तो हमें ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे लगेगा टेबल पे बिछा हुआ है, राइट, और बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इस प्रोसेस को समझना। तो खैर
पहला पॉइंट शायद आपको समझ में आया होगा, इट इज अबाउट टाइम फ्रेम। दूसरी बात ज्योग्राफी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री को ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ना चाहिए और ज्योग्राफी को हिस्ट्री के थ्रू पढ़ना चाहिए। हीरोडोटस इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी और मैप्स, तो देखिए टाइमलाइन जो है वो टेम्पोरल है, टाइम के ऊपर मूवमेंट, और उस एरिया उस जगह के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ही आपको न्यूज़ पता चलेगी कि बंगाल में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, तो उस जगह के साथ वो न्यूज़ एसोसिएट हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन एसोसिएट हो जाएगी। तो ज्योग्राफी और मैप्स और उसके ऊपर चेंजेस will help you understand history, will help you relate to history in a much better way. And then माइंड मैप्स, तो मैं बहुत सारे माइंड मैप्स यूज करता हूँ, मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम के ऊपर माइंड मैप्स बना रखे हैं एंशिएंट मिडिवल कल्चर में भी, राइट, जो कि आपको सबसे पहले तो पूरी पिक्चर, पूरा मैक्रो व्यू देखने में हेल्प करेंगे, राइट। प्लस आप खुद भी बना सकते हो, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि मैंने बना रखे हैं, आप भी बना सकते हैं, आप मेरे माइंड मैप भी फॉलो कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये पहली बात तो मैक्रो व्यू समझने में हेल्प करेगा, प्लस रिटेंशन में हेल्प करेगा कि जो भी आप पढ़ोगे वो याद रह जाएगा, प्लस क्विक रिवीजन में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा कोई नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, यही नोट्स है, सफिशिएंट है, ये माइक्रो नोट्स भी है तुम्हारे, है ना। तो आप पूरी तरह से इन माइंड मैप्स को फॉलो कर सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो। इसके अलावा आप कोई नोट्स नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, राइट। देन लॉजिकल फ्लो, तो ओवरऑल आप हिस्ट्री ऑब्जर्व करेंगे, इट इज वेरी प्रेडिक्टेबल। एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको लगेगा इस एरा में ये चीज हो ही नहीं सकती। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? फॉर एग्जांपल, वैदिक एरा में आपसे कोई कहे कि सर बर्न्ट ब्रिक का यूजेज हो रहा था, आप कहेंगे कैसे, अर्बन तो आया ही नहीं है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, हो ही नहीं सकता, अभी तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है वैदिक एरा में। वैदिक अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा महाजनपदा से, वहां पे आपसे कोई कहे ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है समथिंग, तो सोचेंगे, लेकिन उसके पहले ईंटों का इस्तेमाल इज इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है, राइट। सिमिलरली आपसे कोई कहे कि पालियोलिथिक में जो है कॉटन का बड़ा यूज होता था, आप कहेंगे अरे कैसे, एग्रीकल्चर तो आया ही नहीं है। तो यू कैन से इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल। अगर आप इस डॉट्स को कनेक्ट कर दें और इवेंट दर इवेंट, दिस इवेंट लेड्स टू दिस, देन दिस लीड्स टू दिस, देन दिस लीड्स टू दिस, तो ये बड़ा प्रिडिक्टेबल सा हो जाएगा। आप इजीली कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी बता सकते हैं, राइट, फ्लो बता सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, अगर ये लॉजिक हमने डेवलप कर ली। और क्योंकि स्टोरी एक फ्लो में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल सही तरीके से टाइमलाइन पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये लॉजिकल फ्लो भी अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये जो हाई स्टोरी है ना, जो मैं कहता हूँ हिस्ट्री इज बेसिकली हाई स्टोरी, तो ये जो स्टोरी है, ये जो हाई स्टोरी है, ये पूरी तरीके से जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। ये चीज़ें आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे पढ़ाने में, बट हाँ ऐसा जो है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं, एक विच इज ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बात करेंगे बुक लिस्ट। कुछ मैं जो रेफर करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ओपनली, बहुत ही ऑनेस्टली, और कुछ सोर्सेज जो आपको रेफर करने चाहिए, क्योंकि जो मैं रेफर करता हूँ क्या आपके लिए भी अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, है ना। तो समझाता हूँ आपको ये बात। तो ओवरव्यू, बुक लिस्ट एंड सोर्सेज, आइए समझते हैं। ओके, तो दिस इज एन इमेज फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, कर्टसी गेम ऑफ थ्रोन्स, राइट। तो गेम ऑफ थ्रोन्स बेसिकली, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपको ये सीरीज देखी हुई होनी चाहिए, देखनी है, बट ये सीरीज में क्या होता है कि देयर आर हाउसेस जो कि आपस में फाइट करते हैं। तो ये एनालॉजी मैंने 2017 में समवेयर डेवलप करी थी, राइट। एंड दिस इज हाउस 1, दिस इज हाउस 2 एंड देयर आर अदर हाउसेस। तो टोटल 4 हाउसेस का गेम है। तो मैंने मॉडर्न इंडिया को डिवाइड कर दिया, मैंने रियलाइज किया कि हाँ ये एक हाउस है, ये एक हाउस है, ये हाउस है। आपके लिए भी समझना बहुत आसान हो जाएगा, आप अगेन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउसेस, तो देयर विल बी सेवरल हाउसेस, विल बी यूजिंग गेम ऑफ थ्रोन्स एनालॉजी। तो पूरी मॉडर्न इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट है 1707, यानी कि डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी कि जहां पे आपकी मेडिवल खत्म हो रही है, यहीं से मॉडर्न इंडिया चालू हो रही है। औरंगजेब की डेथ से 1707 से 1857 यहाँ पे रिवोल्ट हुआ है। अब इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात कुछ और है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल 1707 से 1857 ये जो है ये हमारा सीजन 1 है, और 1857 से 1947 जहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली है हमें, ये हमारा सीजन 2 है। सीजन 1 में आप देखिए तो टोटल 4 हाउसेस हैं। पहला हाउस है आपके अपने राजे महाराजे इंडियन स्टेट्स। तो पहला हाउस 1
इंडियन स्टेट्स, आपको दिखेंगे मुगल्स, मराठास, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले हमको इनकी कहानी समझनी है कि हाँ, ये मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, मराठा स्टेट कैसे फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या क्या है, बंगाल का स्टेट कैसे बना, अवध कैसे बना, हैदराबाद कैसे बना, मैसूर कैसे बना, पंजाब कैसे बना, सिंध कैसे बना। और 2017 में ही यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था विच वॉज अबाउट फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, जो कि यहीं से निकलता है, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। हमें ये केमिस्ट्री पहले समझनी है। हमारी एक टीम, एक हाउस विच इज इंडियन स्टेट्स, ये सारे राज्य महाराजे, कुछ छोटे कुछ बड़े। सेकंड जो कहानी है वो है हमारे यूरोपियन कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज जो यूरोप से हमारे यहाँ धंधा करने, बिजनेस करने आई हुई हैं। अब इसी में एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कहानी ही राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहले इनमें आपस में झगड़ा होगा कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, आपस में झगड़ेंगे लोग, और इसमें विजयी होकर निकलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर हाउस 1 वर्सेस हाउस 2 होगा, इन दोनों की केमिस्ट्री होगी। तो ये जो पहली कहानी है, ये पहली कहानी इज राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप कहेंगे सर इसमें 4 हाउसेस लिखे हैं आपने। अब एक हाउस इसमें और है जो कि है ब्रिटेन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटेन से। भाई एक हमारे यहाँ जैसे हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी रिलायंस, राइट, और रिलायंस सेट से किसी और कंट्री में जाती है और वहां पे जीत जाती है। तो अब एक रिलायंस और एक इंडियन गवर्नमेंट और इन दोनों की केमिस्ट्री, राइट, तो ब्रिटेन सरकार है और ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों की भी तो केमिस्ट्री मैटर करती है ना। ब्रिटेन कहेगा ए तुम तो खाली हमारी एक कंपनी हो, राइट, तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, मात्र एक प्राइवेट कंपनी हो, तो वी विल डोमिनेट, तुम्हें चार्टर हम ही ने दे रखा है, तुम्हें तो हम खत्म कर सकते हैं। तो इनकी केमिस्ट्री भी मैटर करती है। चौथा जो हाउस है, इसे हाउस नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ हाउस है, कॉमन मैन। ये सारी कहानी जो देख रहा है और झेल रहा है, राइट, जो सबसे ज्यादा दर्द है, ग्रीवांसेस हैं कॉमन मैन पे, तो चौथा है कॉमन मैन, राइट। तो ये हमारी कहानी सीजन 1 की है। अब इनका आपस में इंटरैक्शन, राइट, इनका आपस में इंटरैक्शन, ये सारी जो कहानी है ये हमें सीजन 1 में समझनी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है 1857 से 1947 वी विल रियलाइज कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो रहेगी नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है, प्लस इंडियन स्टेट्स भी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि सीजन 2 में इट इज बेसिकली हाउस 3 यानी कि ब्रिटेन वर्सेस हाउस 4 कॉमन मैन। और ये आम आदमी की लड़ाई है ब्रिटेन सरकार के खिलाफ। अगर आज़ादी पानी है तो इस आम आदमी के भरोसे पानी होगी। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग लाएं और किसी पॉइंट पर एक कांग्रेस लेकर आ जाएं, एक पॉलिटिकल बॉडी। फिर 1905 तक हमारी कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी जिसे हम कहेंगे मॉडरेट्स। 1919 तक हमारी कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी जिसे हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। कई लोग 1915 लिखते हैं इसको, राइट। और उसके आगे गांधी जी आ जाएंगे और फिर हमें वो ले जाके आज़ादी दिला देंगे। एंड में इस पॉइंट पे हमको दिखना पड़ेगा ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ये मैंने एक मैक्रो व्यू आपको दिया कि ओवरऑल इस तरीके से हमारी मॉडर्न इंडिया मूव करेगी। काफ़ी आसान, राइट, जो है परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। और इस तरीके से अगर आप ये फ्लो समझ जाएं तो आराम से मॉडर्न इंडिया टैकल कर सकते हैं। तो ये वो 4 हाउसेस हम देख रहे थे। तो सीज़न 1 में ऑलरेडी मैंने बताया कि हम सारी बातें करेंगे। हम बात करेंगे जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की, मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, यूरोपियंस कैसे आए उनकी स्टोरी, राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मेन स्टोरी जो है, राइट, राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में यूरोपियन कंपनीज आपस में लड़ रही हैं, राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस इंडियन स्टेट्स वर्सेस, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, रॉबर्ट क्लाइव, मैसूर, मराठा, सिंध। और फिर जो है राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंडर वेरियस गवर्नर जनरल्स, पॉलिसीज जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, पैरामाउंट सी, फॉरेन इन्वेजन, ये सारी बातें हम करेंगे। एंड फाइनली वो एक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन जो आ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स हम लोग टेकअप करेंगे। सिमिलरली सीजन 2 में विल टॉक अबाउट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एंड देयर विल बी पैरेलल टाइमलाइंस, हम क्रांतिकारियों की बात करेंगे, सोशलिज्म हम डिटेल में बात करेंगे, राइट, एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट पोस्ट 1857, किसानों का क्या रोल रहा,
ब्रिटिश पॉलिसी जिसमें मैं कह रहा था मिलिट्री कैसे बनेगी, सिविल सर्विसेज कैसे बनेगी, जुडिशरी एंड ऑल, वो सारी ब्रिटिश पॉलिसीज यहाँ भी बात करेंगे। रोल ऑफ वुमेन, प्रिंसिपली स्टेट एंड पॉलिसीज, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी काफ़ी हद तक कवर होता है। ये सारा डिस्कशन हमारा मॉडर्न इंडिया में है, आपका मॉडर्न इंडिया में है। तो हमने बात करी ओवरऑल ओवरव्यू की। बात करते हैं सोर्सेज जो मैं फॉलो करता हूँ या फिर जो है फॉलो करा जा सकता है अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है, राइट। तो जैसे कि जो है एक बंदोपाध्याय जी की बुक है प्लास्टिक टू पार्टीशन, वेरी गुड फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी है। सिमिलरली BL ग्रोवर भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी है। स्पेक्ट्रम जनरल बुक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए सही है। बिपिन चंद्रा अगेन जनरल बुक है, इन दोनों में से दोनों ही ठीक बुक हैं, एक ही लेवल की बुक्स हैं। मैग्रॉ-हिल काफ़ी अच्छी लिखी गई है और एग्जॉस्टिव है। विजर्ड करके एक पुरानी बुक है जो है अच्छी है, जो मुझे अच्छी लगती है। सबसे शुरुआत मैंने शायद विजर्ड से ही करी थी आफ्टर NCERTs, राइट। भगत सिंह के लेटर्स जो है हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव। सिमिलरली अंबेडकर जी की जो है कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ स्पीचेस हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट, राइट, प्लस उनके और भी कुछ लेटर्स एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, प्लस NCERTs बेसिक्स, राइट। NCERTs बेसिक भी है, एडवांस भी है। ये उनके लिए जो बहुत डेप्थ में जाना चाहते हैं, जिनके पास बहुत टाइम है, राइट। क्या सारी किताबें पढ़नी है आपको? नहीं, आपको सारी नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप लोग क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक NCERTs की क्विक रीडिंग खोना नहीं है, ठीक है। NCERTs की क्विक रीडिंग तो आपकी क्लास 8 की NCERT है कुछ, और फिर क्लास 12 की NCERT है, राइट, थीम वाली। ये 2 किताबें मॉडर्न इंडिया के लिए आप पढ़ सकते हैं, प्लस बाकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह है वो भी पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल NCERTs क्विक रीडिंग, इसमें खोना नहीं है, इसके नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड करना है, स्टोरी समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो यस, NCERT आप प्रेफर कर सकते हैं। कोर्स का PDF जो कि अगर आप PW पे हैं और संकल्प बैच का पार्ट है तो इसका जो भी PDF है दैट इज एग्जॉस्टिव, और इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज गुड इनफ, राइट, है ना। जो है मेरा जो कंटेंट है, मेरे माइंड मैप्स, मेरा PDF, राइट, आपके कोर्स का PDF और NCERTs, दिस मच इज गुड इनफ। उसके लिए उसके बाद एक किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मेरा PDF जो है और जो आपको कोर्स से PDF मिलेगा, और NCERTs आप बेसिक, तो बेसिकली टेक्निकली जो कोर्स में आपको PDF मिलेंगे, राइट, है ना। आप संकल्प बैच या प्रहार बैच जहाँ भी हैं आप, तो वो जो PDF है सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी एक किताब मत खरीदो, चलेगा, राइट। बट आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और प्लीज़ हमें कोई एक बुक रेफर आप कर दीजिए। इन दैट केस आई रेफर मैग्रॉ-हिल। मैग्रॉ-हिल इज़ अ गुड बुक, एग्जॉस्टिव है, अच्छी है। आप कहिए सर नहीं हमने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम खरीदी हुई है, तो देन इन दोनों में से कोई एक, या तो मैग्रॉ-हिल या तो स्पेक्ट्रम, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिपिन चंद्रा जो है इट्स अ वेरी गुड बुक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइटर एंड एवरीथिंग, राइट। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा नहीं रिकमेंड करूंगा, जब आप पढ़ेंगे शायद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो अगेन मुझे डिबेट कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं समझ ये है वो है, मैं पढ़ूंगा एक बारी, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो में भी आई कवर दैट पार्ट, है ना। जो भी आप लोगों का डाउट है प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड जो है लेट मी नो कि हाँ मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो NCERTs येस पढ़नी चाहिए, राइट। हालांकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं NCERT कवर करूँगा, बट स्टिल आई रिकमेंड कि पढ़ लो यार, स्पेशली अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर पढ़ लो। उसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, साइड में नोट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, विच हेल्प यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि क्लास में ले पाना शायद मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो है गर्म हवा करके जैसे एक मूवी का रेफरेंस है, जब पार्टीशन की बात हो रही है, मे बी शायद उतना डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं होगा जब हम क्लास में पढ़ रहे होंगे, बिकॉज विल बी लाइक डिस्कसिंग टू द पॉइंट। सिमिलरली उसमें एक लेटर का डिस्कशन है कि 1857 में एक सेपॉय है, एक एक इंडियन सेपॉय है जो कि अंग्रेज़ों के साथ है और उसका बेटा क्रांतिकारियों के साथ है, राइट। तो इन दोनों में जो झगड़ा है और बेटा मारा जाता है, तो उसमें उसका व्यू क्या है, तो इस तरह की बातें आपको NCERTs में मिलेंगी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लो। क्विक रीडिंग कह रहा हूँ मैं ना नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूँ, ना इसमें आपको खोने के लिए कह रहा हूँ। फटाफट रीडिंग करो, पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, आगे बढ़ो, बस उतना। हाँ, ये है जो आपको बार बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है और इसी को पढ़ते रहना है, यही रिवाइज करना है, इसी से सारी चीज़ें करनी है, राइट। मेरे ही PDF में आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने के लिए भी। हाँ, बट अगर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन मैग्रॉ-हिल है, बट अगर आप स्पेक्ट्रम कह रहे हैं तो इन दैट केस जो है स्पेक्ट्रम भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रायोरिटी जो है मैग्रॉ-हिल को दीजिएगा, राइट। अगेन आप जब बुक लेने जाइएगा तो दोनों बुक उठा के देख लीजिएगा,
पलट के देख लीजिएगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैकग्रॉ-हिल एग्जॉस्टिव है, थोड़ा डेप्थ में ज़्यादा है, ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, उसमें पर्सनालिटीज़ वगैरह भी कवर करी गई हैं। बट अगेन कोर्स पीडीएफ, ठीक है, कमिंग बैक कोर्स पीडीएफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा। ओके सो जो है एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी बात कर ली, एनसीईआरटी ये सारी हैं, राइट। ये एंशंट हो गया, और ये जो है मिडिवल हो गया, और ये आपका मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। कोई कहे सर हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, हाँ सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत अच्छा लिखी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी के साथ हमने ये पूरा जो है टॉपिक कवर कर लिया है। हमने बात करी हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, प्रेजेंस में इसकी बात करी, मॉडर्न इंडिया के अप्रोच की बात करी, ओवरव्यू, बुक लिस्ट, सोर्सेज। तो आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ और मुझे क्या टेकअप करना चाहिए, कोई बात रह गई हो तो बता दो, है ना। एंड बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रैंक 1 इज़ द टारगेट, तो वो आपका टारगेट होना चाहिए, यू हैव टू बी रैंक 1। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि हाँ यू आर द रैंक 1 नेम, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।